नमस्कार, स्वागत है आपका डे एंड नाइट हरियाणा समाचार में। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। शुरुआत सुर्खियों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रैली की खबर के साथ, जहां मंडी डबवाली में रेलपुल रैली में मुख्यमंत्री पर जूता फेंकने वाले राजा राम को आज कोर्ट में पेश किया गया। जी हां, कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं इस प्रकरण की जांच डीएसपी डबवाली सत्यपाल सिंह यादव को सौंपी गई है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राजा राम को 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है। मंडी डबवाली सीएम हुड्डा पर जूता फेंकने वाले शख्स को, जिस शख्स ने कोशिश की थी मंच तक जूता पहुंचाने की, हालांकि ये जूता मंच तक नहीं पहुंचा था और बीच में ही जब इस शख्स ने जूता फेंका, उसी समय पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने और फिर पुलिस ने इस शख्स को दबोच लिया था और उसके बाद रैली स्थल से दूर ले गए थे। आज राजा राम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर रोहतक से है। रोहतक में इनेलो कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, सीएम हुड्डा के आवास के पास यह गिरफ्तारी हुई। दरअसल न्याय यात्रा इनेलो पार्टी की तरफ से की जा रही थी और इस न्याय यात्रा के दौरान इनेलो के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के घर के बाहर गिरफ्तार किया गया। इनेलो कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया और ये पूरा का पूरा वाकया तब हुआ जब न्याय यात्रा निकाल रहे थे इनेलो कार्यकर्ता। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, इनेलो पूरे प्रदेश भर में इस तरह की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और इस दौरान वो बता रहे हैं कि इनेलो के साथ क्या क्या गलत हुआ और कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या गलत किया, जबकि इनेलो पार्टी क्या कुछ कर सकती है। न्याय की गुहार लेकर के हम रोहतक शहर की जनता के पास नहीं, केवल पूरे प्रदेश की जनता में हमारे कार्यकर्ता साथी जनता के पास जाकर के न्याय की गुहार मांग रहे हैं और जनता से न्याय मांग रहे हैं। और हम एक एक घर, एक एक दुकानदार, एक एक मोहल्ले में जाके मोहल्ले वासियों से मिल करके संपर्क करके उनसे न्याय की गुहार मांग रहे हैं, जनता का फैसला मांग रहे हैं। लेकिन हमें प्रशासन जो है इस काम से भी रोक रहा है। हम कोई एजिटेशन नहीं कर रहे, हम कोई वारदात नहीं कर रहे। हम तो एक आम नागरिक हैं, हम आम नागरिक हैं और आम नागरिक की तरह हम जन से संपर्क कर रहे हैं, उसमें भी प्रशासन को तकलीफ है। जी हां, रोहतक में इनेलो कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के बाहर। अगली खबर भी रोहतक से ही है। रोहतक के NH10 पर लगे जाम को पुलिस ने खुलवा दिया है। जी हां, दरअसल रविवार को एक युवक की हत्या से नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर आज जाम लगा दिया था। नाराज परिजन हत्याकांड में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। परिजनों ने गांव के सरपंच पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को आश्वासन दिया और जाम खुलवाया। कल देर शाम रोहतक के इस्माइला गांव में हुई युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। दोस्त था मेरे भाई का, तो उसने कॉल किया था मेरे भाई के पास। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे तेरा भाई पड़ा है यहाँ पे स्टेडियम के बाहर, पता नहीं कोई और, लेकिन लग रहा है तेरे भाई जैसा। तो हम फिर बाहर आए, देखा तो मेरा भाई था। लेकिन हमने उसका जब सेल निकाल के कॉल चेक की तो उससे पता लगा था कि 7:20 पे और 7:17 पे 2 कॉल हुई है। उसके बाद में जिस लड़के ने कॉल की थी उसके पास वो भी हमें मिल गया और उस लड़के ने उसको भी पहचान लिया, जो वहाँ पे 4 बंदे खड़े थे और जिन पे हमने शक नाम ले रखा है, वही बंदे थे। अब तक ना कोई अरेस्ट हुआ ना। ये हमारा भतीजा मार दिया कल शाम को 7:30 बजे। कार्रवाई नहीं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई। खबर कैथल से। हरियाणा में सर्वखाप जाट पंचायत के नेताओं ने जाटों को मिलने वाले आरक्षण में हो रही देरी को लेकर कैथल और जींद में एक बैठक की है, जिसमें जाट पंचायतों ने प्रदेश सरकार की तरफ से आरक्षण के मामले में हो रही लेट लतीफी पर रोष व्यक्त किया है और सरकार को चेतावनी दी है कि आरक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहनाया गया तो 23 फरवरी से हरियाणा के जाट प्रदेश में परिवहन सेवाएं ठप कर देंगे। जाट आरक्षण को लेकर एक बार फिर सर्वखाप जाट पंचायतें प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। आरक्षण की मांग को लेकर सर्वखाप जाट पंचायतों का कहना है कि अगर सरकार उनकी आरक्षण की मांग को नहीं मानती है तो ऐसी सूरत में 23 फरवरी को पूरे प्रदेश भर में रेल और सड़क जाम कर दिल्ली जाने वाली दूध और सब्जियों की सप्लाई को रोक दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी
अभी तक जाट खाप नेता सोनिया जी का धन्यवाद करने के लिए भी दिल्ली में पहुंचे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इस मीटिंग का उद्देश्य है जाट आरक्षण को लेकर केंद्र ने जो वादा किया था वो वादे पर खरी नहीं उतरी है। अगर 20 तारीख की कैबिनेट की मीटिंग में जाटों को आरक्षण दिया गया तो ठीक है, अगर जाटों को 20 तारीख को आरक्षण नहीं दिया गया तो 23 तारीख को सभी रेलवे ट्रैक जाम कर दिए जाएंगे, हाईवे जाम कर दिए जाएंगे, और दिल्ली में चाहे पानी की बात हो, चाहे दूध की बात हो, चाहे सब्जी की बात हो, दिल्ली में हम कुछ भी नहीं जाने देंगे। और रही लोकसभा चुनाव की बात, अगर लोकसभा चुनाव में अगर इन्होंने आरक्षण नहीं दिया, लोकसभा चुनाव में विरोध करेंगे डट के, गाँव में घुसने नहीं देंगे, और जो भी आगे वोट मांगने आएगा उससे पहले हम एफिडेविट लेंगे कि जाटों आरक्षण दिलाओगे, नहीं दिलाओगे, तब जाके हम उनको वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं। सर्वखा पंचायत का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जाटों को आरक्षण देने की घोषणा के बाद उन्होंने सोनिया गांधी का धन्यवाद व्यक्त किया था, लेकिन अभी तक सरकार ने जाटों को आरक्षण देने की घोषणा का नोटिफिकेशन तक जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नोटिफिकेशन को 20 फरवरी तक नहीं लाती तो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का डटकर विरोध किया जाएगा। कैथल से नवीन मल्होत्रा के साथ राज ठाकुर, डे नाइट न्यूज। लोकसभा चुनाव दस्तक दे रहे हैं और इस दौरान जाट साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं, नोटिफिकेशन दो, वोट। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक तंवर ने संकेत दे दिए हैं कि जब वो पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त कतई नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं को एकजुट होने का पाठ भी पढ़ाया और ये भी कह दिया कि कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं है। चुनावी मौसम में महंगाई और भ्रष्टाचार का दर्द ऐसा उभरा कि कांग्रेस की शायद नींद भी हराम है और चैन भी। विपक्ष कांग्रेस के इस जख्म को कुरेद कर हरा रख रहा है और कांग्रेस ला इलाज बन चुकी इस बीमारी का चुनाव से पहले इलाज कराने के लिए तड़प रही है। कांग्रेस की यह पीड़ा राष्ट्रीय स्तर की है, लेकिन बात यदि हरियाणा की करें तो कांग्रेस को यहाँ कई और भी बीमारियों ने घेर रखा है। गुटबाजी, अनुशासनहीनता और नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई। जी हाँ, हरियाणा में कांग्रेस को लगी ये बीमारियां भी कांग्रेस की सेहत के लिए घातक बनती जा रही हैं। उधर कांग्रेस आलाकमान शायद अभी तक इन बीमारियों का इलाज सहला कर करने की फिराक में थी ताकि दर्द भी ना हो और जख्म भी भर जाए, लेकिन दवा ज्यों दी गई रोग शायद त्यों बढ़ता ही गया। यानी इन कमियों को दूर करने की आलाकमान की तमाम मीठी कोशिशों के उल्ट पार्टी में यह घमासान और तेज होता जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस इन बीमारियों का इलाज करने के लिए शायद किसी कड़वी दवा का घूंट भरने को भी तैयार है। संकेत कांग्रेस के उस नए दूत ने दिए हैं जो अभी हरियाणा कांग्रेस के पाले के बीचों बीच सीधे आलाकमान के जहाज से उतरा है। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक तंवर ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी में अब अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद तंवर ने पहली ही रैली में साफ कह दिया कि नेताओं को अनुशासन का ध्यान रखना होगा। उन्होंने पार्टी आलाकमान से अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर निर्णय करने का आग्रह किया है। यह रैली रविवार को डबवाली में हुई थी। अगर पार्टी की एकता भंग होती है, पार्टी का अनुशासन भंग होता है, वहाँ आपको भी कठोर निर्णय लेने की जरूरत है। जहाँ कड़वा घूट पीने की बात होगी वो मैं समझता हूँ कि कड़वा घूट अशोक तंवर भी पिएगा और उसके साथ ये सारे साथियों का भी सहयोग लेकर के हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तंवर यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी बता दिया कि कोई भी नेता पार्टी से बड़ा नहीं होता। यानी नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं के बीच पार्टी के हितों को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत न करें। पार्टी के हित में काम करें, यही मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं और उसमें जहां भी जरूरत होगी मैं हमारे दोनों पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी है और शकील अहमद जी भी, मैं उनसे व्यक्तिगत दरखास्त करूंगा जो मन में कई बार हमारे भी पीड़ा होती है कि व्यक्ति कई बार अपने आकांक्षा को लेकर के, अपेक्षाओं को लेकर के सारी सीमाएं डाल देता है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी सबको साथ लेकर के चलेंगे। अतंत तंवर ने हरियाणा के कांग्रेसी नेताओं को एक बार फिर एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया और उम्मीद भी जताई कि अब कम से कम परीक्षा के दिनों में तो इस सब को याद ही रखा जाएगा। सारे साथी मिलकर के लगे और सुनिश्चित करें
कि कांग्रेस प्रदेश में मजबूत हो। आज जिम्मेदारी हम तमाम साथियों को दी गई और मैं हमेशा इस बात का पक्ष में इस बात को मानता हूं कि व्यक्ति कोई पार्टी से बड़ा नहीं होता है। हम सब लोग पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। फिलहाल तंवर ने कड़े संकेत भी दिए और पुराने संदेश भी। इनका असर किस पर कितना पड़ता है यह आने वाला समय ही बताएगा। कांग्रेस अध्यक्ष का ताज पहनने के पश्चात डबवाली में अपनी पहली रैली में अशोक तंवर ने इतने संकेत तो दे ही दिए कि पार्टी में अब अनुशासनहीनता और गुटबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि अशोक तंवर कांग्रेसियों को जिस मंच से यह सबक पढ़ा रहे थे वह मंच भी हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी से अछूता नहीं दिखा। यहाँ भी हरियाणा कांग्रेसी नेताओं का एक गुट हाजिर रहा तो दूसरा नदारद। फिलहाल हरियाणा के कांग्रेसी नेता अपने इस नए नेता के सबक को कितनी तवज्जो देंगे यह आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन फिरोज खान के साथ कुलवीर दीवान, डे नाइट न्यूज, मंडी डबवाली। जी हां, लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर कितना बदलाव कांग्रेस पार्टी में हरियाणा में कर पाते हैं ये देखने लायक रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। 15 से 23 फरवरी तक चलने वाली झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ यात्रा के अंतर्गत रविवार को चंडीगढ़ के मलोया में विशेष जनसभा का आयोजन किया गया, लेकिन दिल्ली सरकार के इस्तीफे का सीधा असर इस जनसभा पर देखने को मिला। मौका था जनसभा का, लेकिन जनसभा में जनता नदारद ही दिखी। अनुरोध करता हूं, आए बैठे, बस कार्यक्रम अब। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए 15 से 23 फरवरी तक झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ यात्रा चला रही है। इसी अभियान के तहत रविवार को चंडीगढ़ के मलोया में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इसे दिल्ली सरकार के इस्तीफे का असर कहें या कुछ और, इस जनसभा में जनता ना के बराबर दिखी। आप पार्टी के आह्वान पर भी कुछ ही लोगों ने रुचि दिखाई। आलम ये रहा कि पार्टी टॉफियां बांटकर बच्चों को जनसभा में बिठाती दिखी। लोकल स्तर के जो हमारे वार्ड के कार्यकर्ता हैं वो ये सब अरेंज कर रहे हैं। सब नौसिखिए हैं, हम पॉलिटिक्स में बहुत नए हैं, हमें भीड़ इकट्ठी करना नहीं आता, हम पैसे नहीं बांटते, हम अपनी गाड़ियां नहीं देते, हम लोगों को शराब और कंबल नहीं बांटते हैं। जिन ये सब दिल से और भावना से जुड़े हुए लोग हैं जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपने खर्चे से अपनी भावना से यहाँ जुड़ते हैं। लोग जो कम दिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के अंदर आम आदमी के साथ जुड़ने की भावना नहीं है। ये इसलिए कुछ ऐसा है क्योंकि वहाँ पर तक लोगों पर पूरा मैसेज ही नहीं पहुँच पाया। आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ कार्यकर्ताओं का मानना है कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद कार्यकर्ताओं के हौसले और बुलंद हो चुके हैं। केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद तो वर्कर्स में और वॉलंटियर्स में बहुत ज़्यादा जोश आ गया है, क्योंकि ये अब विश्वास हो गया है कि वो कुर्सी के भूखे नहीं हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए काम करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद है, लेकिन बुलंदियां छूने में कितना वक्त लगेगा ये देखना बाकी है। कारण साफ है, इस जनसभा से ये मालूम होता है कि जनता का रुझान आम आदमी पार्टी की ओर कम होने लगा है। झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ, इस अभियान के साथ आम आदमी पार्टी देश से भ्रष्टाचार को दूर कर स्वराज स्थापित करना चाहती है। पार्टी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के इस्तीफे के बाद इसका असर चंडीगढ़ में देखने को जरूर मिला, जिसका परिणाम यह रहा कि जनसभा में लोगों का हुजूम देखने को नहीं मिला। कैमरामैन हरविंदर लाली के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज चंडीगढ़। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में किया, क्या वो चंडीगढ़ में और जगहों पर कर पाएगी या नहीं। आज चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता पहुंचे, क्या कुछ कहते दिखे, आइए सुनते हैं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी अपने आप को सुदृढ़ करने की पूरी कोशिश कर रही है। देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाने के लिए पार्टी चंडीगढ़ में लोगों को अपने हितों के प्रति सचेत कर रही है। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी मरलीना आज शहर में थी और चंडीगढ़ में आपके कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। आप पार्टी का चंडीगढ़ से लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार कौन होगा, इस सवाल पर मरलीना ने कहा कि पार्टी अभी विचार कर रही है। आज यहाँ पे हमारे साथियों ने एक स्वराज के ऊपर एक डिस्कशन रखा था, जिसमें यूनिवर्सिटी से कई छात्र, कई युवा और कई शिक्षक आए हुए थे। तो स्वराज की क्या हमारी परिकल्पना है और हमें क्या लगता है समाज में क्या बदलाव होना चाहिए, उस पर बात हो रही थी, और कैसे आम आदमी पार्टी इस सामाजिक बदलाव का एक रास्ता बन सकती है।
देखिए ये मानना उचित नहीं होगा कि हम अपने वादे निभा नहीं पाए। अगर आप देखिए जितना कुछ सरकारें कई सालों में करती हैं उतना सरकार ने 1 महीने में किया, लेकिन फाइनली एक पॉइंट आया कि जो हमारे बेसिक प्रॉमिसेस थे जन लोकपाल के और स्वराज के बिल के, वो एक ऐसी स्थिति में आ गए कि वो विधानसभा में पारित नहीं हो पाए। तो फिर हमने फैसला किया कि जब हम अपने मेन प्रॉमिसेस ही नहीं पूरे कर सकते तो सरकार में रहने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हम सिर्फ सरकार में सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए नहीं आए थे, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे। और जी अभी प्रक्रिया जारी है। जैसे आपने देखा सिर्फ 20 सीट अभी हम जारी कर पाए हैं, हमें देश भर से हज़ारों एप्लीकेशंस आई हैं। ये प्रक्रिया कुछ हफ्ते पहले होनी चाहिए, अनाउंसमेंट पहले होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इतने एप्लीकेशंस आए हैं, उनका एक स्क्रूटनी का प्रोसेस है, फिर कुछ इंटरव्यूज़ का प्रोसेस है, तो इसलिए वो चंडीगढ़ के लिए प्रक्रिया भी चल रही है। वहीं चंडीगढ़ में भी आपके कार्यकर्ता पूरे जोरों से शहर में लोगों को उत्साहित कर रहे हैं कि वो आपका साथ देकर देश में एक परिवर्तन लाएं। चंडीगढ़ में तो ऑलरेडी शुरू हो ही गया है। सबसे पहले था कि मेंबरशिप करेंगे, उसके बाद है कि ये जो झाड़ू यात्रा है उसमें से लोगों को अवेयरनेस, और उसके बाद हम हर छोटे से छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी जैसे कि पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ है, सेक्टर है, गांव है, मोहल्ला है, उसमें अपने थोड़े छोटे सेल खड़े करेंगे। अब चंडीगढ़ की कॉलेजों में भी आप अपना बेस बनाएगी ताकि युवाओं को भी पार्टी के साथ जोड़कर एक परिवर्तन की लहर पैदा की जा सके। ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का एक युवा विंग बनेगा और वो हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज के अंदर उनके अपने अपने लोकल यूनिट्स होंगे, और वो जो युवा जो कॉलेज लेवल के ऊपर जो इलेक्शंस होते हैं आने वाले दिनों में उनमें पार्टिसिपेट करेंगे वो, और मेंबरशिप ड्राइव वहाँ चल रहा है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है वहाँ पे। देखिए इस समय युवा 18 साल के व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार है, तो उसको जब वोट करता है तो उसे राजनीतिक जो प्रेफरेंसेस हैं उसकी समझ तो देनी हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो जब बाकी पॉलिटिकल प्लेयर्स इसके अंदर शामिल हैं तो आप भी इसमें आप अपने आप को शामिल करेगा। अब देखना यह होगा कि दिल्ली में परिवर्तन करने के बाद कैसे आम आदमी पार्टी अपने आप को चंडीगढ़ में खड़ा करती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन हरविंदर लाली और मुनीश नागर के साथ राज ठाकुर, डे नाइट न्यूज़। जी हाँ, चंडीगढ़ में आपकी सभाओं में जहां जनता नदारद दिखती है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकर्ता इस मुहिम में जुट चुके हैं कि किसी तरह से चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को सुदृढ़ किया जाए। तो करते हैं बजट की ओर। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा पेश किए जा रहे अंतिम बजट में उन्होंने आयकर दरों में कोई बदलाव न करते हुए जहां आम आदमी को थोड़ा निराश किया, वहीं उनकी जरूरत की चीजें जैसे कार, बाइक और साबुन के दाम कम होने की भी घोषणा कर दी। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी को 12 से घटाकर 10% करने की वजह से अब मोबाइल, साबुन, फ्रिज, टीवी सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा एजुकेशन लोन पर ब्याज दर में भी छूट का ऐलान किया गया है, जिसका सीधा फायदा 9 लाख छात्रों को मिलेगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान जहां देश में बिजली का उत्पादन बढ़ने और 3,928 किलोमीटर नेशनल हाईवे और बनाने की सरकार की ओर से एक बड़ी उपलब्धि बताया, वहीं उम्मीद जताई कि इस वर्ष विकास दर के 4.6% होने की बात कही। उन्होंने रक्षा बजट में 10% बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की। चिदम्बरम ने कोयला उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ इस संबंध में सामने आए घोटाले में यूपीए सरकार का हाथ होने से भी साफ इनकार कर दिया। अंतरिम बजट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले बजट के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में महंगाई दर में कमी आई है, वहीं विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी हुई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार का घाटा लक्ष्य से कम रहा है और यूपीए की पॉलिसी के तहत निर्माण क्षेत्र में 10 साल में 10 लाख नौकरियां बढ़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में एक रैंक एक पेंशन नियम को लागू होने पर खुशी व्यक्त की है और यूपीए सरकार के फैसले का स्वागत किया। हरियाणा सरकार इसे एक अच्छा कदम मान रही है, जिसके लागू हो जाने से हरियाणा में रह रहे लाखों रक्षाकर्मी और भूतपूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा। एक रैंक एक पेंशन नियम के लागू होने पर हुड्डा ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी का धन्यवाद किया, जिसे लागू करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने पुरजोर कोशिश की है। एक रैंक एक पेंशन से न सिर्फ पूरा भारत बल्कि खास तौर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खासे खुश नजर आए। इन दिनों कांग्रेस की सभी समुदायों को छोड़ना नहीं चाहती। जी हां, किसी भी समुदाय को नहीं छोड़ना चाहती कांग्रेस पार्टी। ऐसा ही कुछ रविवार को यमुनानगर के मंडौली गांव में देखने को मिला, जहां कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल मुस्लिम वेशभूषा में एक इस्माइला कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। नवीन जिंदल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वो कुरुक्षेत्र से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए नवीन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है।
इसी काम में नवीन जिंदल जनसंपर्क करते नजर आए। साथ साथ सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में छोटे मोटे विवाद तो चलते रहते हैं, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। ये सिखा कि कोई भी मज़हब हो तो सब ये सिखाता है कि भी हम जो है सब मिलजुल करके हम चलेंगे और हम जो है ईमानदारी के रास्ते के ऊपर हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत विकास के काम हुए हैं और विकास कभी भी रुकता नहीं है। ना जर्मनी में रुका है, ना जापान में रुका है, ना यूएसए में, तो हमेशा विकास के काम होते रहेंगे और जो यहाँ विकास की आवश्यकता है उसको हम करवा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के बीच मुस्लिमों की पोशाक पहनकर आना, अब इसे राजनीति ना कहें तो और क्या कहें। बढ़ते अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ के मौली जागरा में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। दरअसल कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन करने का श्रेय की होड़ लेने में दोनों दलों के नेता आपस में भिड़ गए और मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ गई। ऐसे तो आए दिन हम पार्टी कार्यकर्ताओं के भिड़ने की बात सुनते रहते हैं। इस कड़ी में एक नया मामला जुड़ा है चंडीगढ़ के मौली जागरा कॉलोनी का, जहां बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता कम्युनिटी सेंटर और शॉपिंग सेंटर के उद्घाटन के लिए आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि भारी पुलिस बल बुलानी पड़ी। दरअसल 2 कम्युनिटी सेंटर्स और एक शॉपिंग सेंटर का उद्घाटन नगर निगम के महापौर हरफूल चंद कल्याण ने करना था, लेकिन उनके उद्घाटन से पहले ही एरिया के पार्षद राजेंद्र कौर रत्तू ने इसका उद्घाटन कर दिया। फिर क्या था, कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और उद्घाटन स्थल महाभारत का मैदान बन गया। उन्हें इस बात के उन्हें बताना चाहिए था कि क्या कोई काम किसी का करा जाता है तो वो एरिया पार्षद को विश्वास में लिया जाता है कि नहीं। ऐसा उन्होंने मेरे साथ कोई काम नहीं किया, ना मेरे साथ किसी उद्घाटन की बात हुई है। एक उन्होंने मुद्दा उठा के मेरे पे फैसला थोप दिया कि हम करने जा रहे हैं, आप इसको करो, जबकि ये हमारा जो भी हमारे ये टेंडर वगैरह पास करवाए गए हमारे अनिल कुमार दुबे जी के पूर्व पार्षद के द्वारा, और उनको यहाँ तक पूरा करवाने में हमारा योगदान रहा। आज जुमा 4 दिन मेयर साहब बने हुए हरफूल जी को हुए हैं और वो इस चीज़ का अपने आप एक सारा श्रेय लेना चाहते हैं। वहीं इस मामले में पार्षद राजेंद्र कौर रत्तू का कहना है कि एरिया पार्षद को बिना साथ लिए उनके क्षेत्र में काम नहीं किया जा सकता और गंदी राजनीति की वजह से कुछ लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं। वहीं इस बाबत कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के साथ बात भी हुई है और इसका फैसला नगर निगम के बैठक में किया जाएगा। राजेंद्र कौर रत्तू के अनुसार मेरी बिना इजाजत के वार्ड में काम करवाए जा रहे हैं, जिसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। वहीं एरिया डीएसपी अंजीठा ने कहा कि अभी दोनों पक्षों की मीटिंग हो रही है, उसके बाद जो भी नगर निगम की बैठक में फैसला लिया जाएगा उसे तुरंत अमल किया जाएगा। पुलिस फोर्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। अब तो सिचुएशन पीसफुल है, दोनों पार्टी नेगोशिएट कर रहे हैं, जैसे उनका डिसीजन होगा उसके बाद हम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की डिसीजन होगी उसके विल गो अकॉर्डिंगली। फिलहाल दोनों पक्षों की मीटिंग के बाद ही फैसला हो पाएगा कि उद्घाटन का श्रेय किसको होना चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरामैन फिरोज खान के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। वक्त आपसे इजाजत लेने का, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर हाजिर होते हैं हिमाचल समाचार लेकर। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।